नमस्कार, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यूजीसी के नए नियम और शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवादों को लेकर भीषण बवाल मचा हुआ है। सवर्ण वर्ग की नाराजगी उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में नजर आ रही, लेकिन इसका मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश है, जहां लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बीच छोटे मोटे पदाधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, खून से खत लिखकर भेजे जा रहे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। मुझे अच्छी तरह याद आता है, बतौर प्रधानमंत्री आरक्षण विरोधी आंदोलन के वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी इसी तरीके के पत्र लिखे जा रहे थे। और उस वक्त जब विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण लागू किया था पिछड़े वर्गों के लिए, तो इसी तरीके का माहौल कुछ बनना शुरू में हुआ था। और फिर ये इतना बड़ा बवाल हुआ कि तमाम छात्रों ने एक घटनाएं तमाम हुई, तमाम छात्रों ने और तमाम युवाओं ने अपने प्राण भी गंवा दिए। बहुत भयानक स्थितियां हुई थी और सीधे सीधे मंडल बनाम कमंडल जैसी स्थितियां थी। सवर्ण वर्ग की नाराजगी दिख रही है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया कल, और आज वो धरने पर बैठ गए। इसके बाद एक तरीके से उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें कलेक्टर के दफ्तर के अंदर बंद कर दिया गया था, किसी तरीके से वो बमुश्किल बाहर निकल कर आए। इसके बाद सरकार की मुश्किलें कुछ बढ़ी, लेकिन आज देर शाम होते होते जीएसटी के डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने, जो अयोध्या में तैनात थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद तमाम तरीके से बवाल शुरू हो गया, एक तरीके से हंगामा मच गया। प्रशांत कुमार सिंह जीएसटी डिप्टी कमिश्नर अयोध्या, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि जिस तरीके से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औरंगजेब और बाबर की संतान कहा, वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकार का नमक खाते हैं और नमक हरामी नहीं कर सकते हैं। प्रशांत सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी पत्नी को फ़ोन कर रहे हैं और वो उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि अब बर्दाश्त से बाहर है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मणों की राजनीति को भी हवा दी गई। प्रशांत सिंह को योगी आदित्यनाथ के पाले में खड़ा किया गया, और जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं जिन्हें निलंबित किया जा चुका है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, उनको दूसरे पाले में, शंकराचार्य के पाले में, यूजीसी विरोधी पाले में। और ये कहा गया कि ना, ब्राह्मणों का बड़ा उत्पीड़न हो रहा है। और इन सब के नैरेटिव के बीच में जो छात्रों की समस्या है वो एक तरीके से खोती जा रही है। और अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने भी लगातार सिटी मजिस्ट्रेट जिन्हें निलंबित किया गया है, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, अलंकार अग्निहोत्री, उनसे भी बात की और कहा कि जितना बड़ा पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा पद हम धर्म क्षेत्र में देंगे। तो उत्तर प्रदेश में वास्तव में हो क्या रहा है? ब्यूरोक्रेसी में है, और कुल मिलाकर राज्य में अपने अपने तरीके से लोग राजनीति को हवा दे रहे हैं। ब्राह्मण, शंकराचार्य, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, जाति और धर्म के झंडा बरदार शंकराचार्य हैं। जातियों को लेकर बवाल यूजीसी का जो एक फॉर्मेट है, व्यवस्था बनी है, उसको लेकर है। तो कुल मिलाकर एक तरीके से प्रदेश और पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। संसद का सत्र शुरू होने वाला है और समाजवादी पार्टी भी इसमें रोटियां सेक रही है। अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरा है। आज स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती माघ मेले में मुलायम सिंह यादव की स्मृति में बनाए गए कैंप में भी गए थे, और वहां समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन भी स्वामी जी को प्रणाम करने पहुंचे। तो इस तरीके से एक माहौल बना, और कुल मिलाकर शंकराचार्य की टिप्पणी के विरोध में डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह का इस्तीफा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को दो पालों में खड़ा कर रहा है। और मैं बुरी तरीके से मुतमईन हूं, क्योंकि शंकराचार्य जी के साथ गलत हुआ, उनके शिष्यों की चोटी पकड़कर उनको मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, बहुत गलत हुआ। मैं के न्यूज के मंच से इसकी घोर निंदा करता हूं और ऐसे अधिकारियों और सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की वकालत करता हूं। लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य जी पॉलिटिकल मसलों पर अपनी टांग अड़ा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए था। जिन्हें मुख्यमंत्री होना चाहिए था वो मुख्यमंत्री नहीं है, जिन्हें नहीं होना चाहिए था वो हैं।
वो करें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। शंकराचार्य राजनीति में क्यों कूद रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और मुझे लगता है इस पर कोई चर्चा कर नहीं रहा। शंकराचार्य राजनीति में कूद रहे हैं या उन्हें बाकायदे कूदाया जा रहा है। यूजीसी का मसला और शंकराचार्य का मसला और फिर इस्तीफा। क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरने के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही हैं? ये मंथन में आज बड़ा सवाल। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को संगम स्नान से रोकने और उनके शिष्यों के साथ पुलिस के बर्ताव और मारपीट को लेकर विरोध हो रहा है। तो यूजीसी के नए नियमों को लेकर भी बवाल है और इसको समानता की बात जो की जा रही है कि इसमें समानता नहीं, इसमें असमानता है और इसको लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। एक तरीके से सवर्ण वर्ग के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो गोलबंद हो रहे हैं और एक तरीके से मंडल बनाम कमंडल जैसा दृश्य सड़कों पर धीरे धीरे उपस्थित होने लगा है। अब देखना होगा कि वास्तव में ये जो पूरा मसला है उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर ये रचना है या ये मुद्दे यूं ही तो नहीं प्रकट हो गए। पहले ब्राह्मण वोटों का दूरीकरण और उसके बाद अब प्रशासन के जरिए इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा देते हैं, वो कहते हैं ब्राह्मणों के साथ बड़ा अन्याय हो गया, स्वामी जी के साथ बड़ा अन्याय हुआ, यूजीसी के साथ बड़ा अन्याय हो गया। और आज ये महोदय जो स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, प्रशांत कुमार सिंह जीएसटी कमिश्नर, ये योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री और मोदी के अपमान बता रहे हैं कि जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने उन्हें औरंगजेब की संतान कहा, इससे वो बड़ा दुखी हैं, आहत हैं और इसको वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में हलचल है, राजनीति में हलचल है, सड़कों पर बवंडर है। इस सब के बीच इन दो अधिकारियों ने जो इस्तीफा दिया है वो क्या फरमाते हैं, स्क्रीन पर लाया जाएगा। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। पत्नी से बात कर रहा था मैं, मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अधिकारी महोदय द्वारा संदेश भेजा गया था कि हम आपसे मिलने को तैयार हैं। मेरा वो बेसिक प्रश्न था जो मैंने कल इस्तीफा दिया था 2 बिंदुओं पर। एक तो जो सनातन संस्कृति का जो अपमान किया गया, जो हमारे माघ मेले में शंकराचार्य महाराज को ब्राह्मण शिष्यों की चोटी पकड़ के उनको पीटा गया, जमीन में घसीट कर चोटी पकड़ते हुए स्थानीय प्रशासन ने पीटा। वृद्ध सन्यासियों को पीटा गया। इसके अलावा जो यूजीसी का जो रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी को बजट में जो भारत सरकार पर प्रकाशित हुआ, इसमें जो जाति आधारित भेदभाव के अंतर्गत जो समान वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया। अब ये 2 अधिकारी उनके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अलंकार अग्निहोत्री सिटी मजिस्ट्रेट बरेली जिन्हें निलंबित किया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हमने इस्तीफा दे दिया, शंकराचार्य के साथ जो अपमानजनक व्यवहार हुआ और यूजीसी में डिस्क्रिमिनेशन का जो सिस्टम बना है, कानून बना है, उसको लेकर वो विरोध जता रहे हैं कि इसमें जनरल वर्ग के छात्रों को उनका डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब ये सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक दूसरे प्रशासनिक अधिकारी का इस्तीफा देना छोटी मोटी बात नहीं। ये क्या उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को जानबूझकर बांटा जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है या ऐसा दर्शाया जा रहा है, ऐसी अवधारणा, ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बड़ा अनरेस्ट है उत्तर प्रदेश में, और ये टारगेट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को क्या किया जा रहा है? यही सवाल
आज हम इस पर रखेंगे, क्योंकि लगातार ये चीज़ें आ रही हैं कि जिस तरीके से यूजीसी का कानून आया, उसमें जो 29 सदस्यीय कमेटी, उसमें 16-17 सांसद बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उसके अध्यक्ष हैं, सारे दलों के लोग हैं। तो ये दल अब बाहर राजनीति क्यों कर रहे हैं? अगर कमेटी ने इस तरीके का कोई फैसला दिया है, और ऐसा तो है नहीं कि उस फैसले में कोई किसी की हकमारी की जा रही। हाँ, जो बातें हैं उनको लेकर अगर कोई बात कही जाए तो उसको सुना जाना चाहिए। अब अलग अलग बयानात हैं इस पूरे मसले पर, दोनों मसलों पर, उनको सुने। ये तो सब काम युगों से ही करते हैं, कोई भी काम इनका लोकतांत्रिक थोड़े होता है, गुंडई से काम करते हैं, बुलडोजर लेकर के चले हुए हैं, जनता को पसंद आ रहा है कि बुलडोजर से जो चाहो ढहा दो, लेकिन जिसका ढाया जाता है उसकी पीड़ा को कोई सोचने को तैयार नहीं है। और अगर ये परंपरा बन गई तो एक बुलडोजर अभी चल रहा है, फिर जगह जगह बुलडोजर चलने लगेंगे। बुलडोजर चलने का मतलब ये हो गया कि बाहुबली लोग अपना काम करने लगेंगे। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूंगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके, और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। दो पक्ष हैं, मेरी तो इतनी सामर्थ्य नहीं है, एक सामान्य आस्तिक होने के कारण, एक सामान्य धर्म के प्रति उन्मुख व्यक्ति होने के कारण, कि मैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी के विषय में कोई टिप्पणी करूं। दो अनुरोध मुझे करने हैं। प्रशासन को संवेदनशीलता से काम करना चाहिए। जो भी व्यक्ति संत प्रवृत्ति से आता है, जिसके भी शरीर पर भगवा है, जिसने भी स्वयं को धर्म संस्कृति के लिए अर्पित कर दिया है, उससे संवाद करते समय एक थोड़ी सी मर्यादा, एक थोड़ा सा जिम्मेदारी का भाव रखना चाहिए। महाराज आशीर्वाद है, हम लोग डिजिटली बहुत दिन से जुड़े रहे आपसे, लेकिन जब से ये लगा कि वहाँ हुड़दंग हो रहा है, लोग आ रहे हैं, बवाल काट रहे हैं, तो हम लोग आना चाहते हैं। 150 लोग महाराज वहाँ, और हम लोग 50-50 संख्या में वहाँ रहेंगे आपके साथ हमेशा। अब कांग्रेस के ये पूर्व एमएलसी हैं दीपक सिंह, राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी से आते हैं, मतलब अमेठी से आते हैं, अब राहुल गांधी रायबरेली सांसद हैं। वो कह रहे हैं महाराज जी हम आना चाहते हैं, अब आपके साथ आपकी रक्षा करेंगे, आपके साथ 50-50 लोग वहाँ जमे रहेंगे। कांग्रेस भी रोटी सेक रही, समाजवादी पार्टी भी अपने तरीके से चीज़ों को देख रही कि भाई अगर जो धर्मभीर वोटर है, अगर उसको कहीं कोई डेंट मिलता है तो लपक लो। अब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान साहब ने भी इस पूरे पर अपनी राय रखी है, और सुनील साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता स्वामी जी को प्रणाम करने गए थे। स्वामी जी आज मुलायम सिंह के जो कैंप लगा हुआ है मुलायम सिंह की स्मृति में, वहाँ गए थे, और सुनील साजन उनसे मिले, उनको प्रणाम किया और अपनी बात भी रखी। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें यूजीसी हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। नमन करता हूँ, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपके दर्शन करने का अवसर मुझे मिला, और सौभाग्य के साथ साथ दुर्भाग्य ये है कि किन परिस्थितियों में आपके दर्शन करने का मौका मिला। हम लोग राजनीति को अलग और धर्म को अलग मानते हैं। राजनीति में एक दूसरे से कुछ हो सकता है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो हमारे धर्म के प्रतीक आप हैं, धर्म के भगवान आप हैं। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि भगवान शंकराचार्य जी से आज प्रमाण मांगे जा रहे हैं। ये परंपरा बहुत दिनों से, सालों से चल रही है। कभी किसी के नागरिकता का
प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, कभी किसी के हिंदू होने पर प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था, लेकिन ये प्रमाण पत्र जो आपसे मांगा जा रहा है ये आपसे नहीं है, ये धर्म से मांगा जा रहा है। और धर्म से मांगने वाला ऐसी कौन सरकार हो सकती है जो धर्म से ये पूछे कि आप क्या हैं। समाजवादी पार्टी उसके अपना दांव है कि भाई अब धर्म से मांगा जा रहा, स्वामी जी से मांगा जा रहा, तो अब जबरदस्त तरीके से उत्तर प्रदेश अखाड़ा बन गया है और यहाँ राजनीति, धर्म, जाति सब बिल्कुल सारा आपको सारे मिलेंगे पॉलिटिक्स के, और ऊधम मची हुई और ब्यूरोक्रेसी भी कूद पड़ी उसमें। तो पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तंत्र काम कर रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुखालफत में। मुझे ऐसा पक्का यकीन है, अब मुझे ऐसा लगने लगा, क्योंकि अगर कोई धर्माचार्य ये कहने लगे कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाए किसको ना बनाया जाए, तो फिर मुझे पक्का यकीन हो जाता। मैं बहुत आदर के साथ में शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि जो जिस क्षेत्र का व्यक्ति है वो अपने ही क्षेत्र में सीमित रहे ना। नेता धर्म में क्यों घुसे, धर्माचार्य राजनीति में क्यों घुसे, नहीं घुसना चाहिए। हमारे साथ चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री, ब्यूरोक्रेट भी रहे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जनता पार्टी की नुमाइंदगी करेंगे इस कार्यक्रम में। बहुत स्वागत। धर्मवीर भास्कर उपाध्यक्ष हैं दिल्ली कांग्रेस कमेटी एससी विभाग के। धर्म जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही दलित सामाजिक चिंतक हैं। प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा एससी ओबीसी संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। डॉक्टर प्रोफेसर मनोज दीक्षित महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुल गुरु हैं, ये बीकानेर में विश्वविद्यालय है। प्रोफेसर साहब हमारे साथ लगातार जुड़ते रहते हैं। इस देश के जाने माने चर्चित अधिवक्ता जो सुप्रीम कोर्ट में तमाम शोषित पीड़ित लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, डॉक्टर एपी सिंह भी इस कार्यक्रम में आ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत आभार। आशुतोष त्रिपाठी लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं और यूजीसी के विरोध की बात रखेंगे, जो ये सिस्टम बनाया है यूजीसी ने। अतुल शुक्ला भी छात्र हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के, ये यूजीसी के समर्थक हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। अभी जब बातचीत करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन समर्थक विरोधी है। चंद्रिका जी से सीधा मेरा सवाल, और सभी मेहमानों से मेरा निवेदन कि पहले राउंड में अगर चर्चा अपनी बातचीत सूक्ष्म में रखेंगे तो मुझे लगता है सभी को मौका मिलेगा। और आज मेहमान चूँकि विषय ऐसा है तो ज़्यादा, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि जब किसी के घर ज़्यादा मेहमान आ जाते हैं तो उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो मैं आज बहुत प्रसन्न भी हूँ, लेकिन मुद्दा बड़ा गंभीर है। चंद्रिका जी, ये क्या चल रहा है, ये क्या घमंजा है? मतलब ब्राह्मण, ठाकुर, जाति, धर्म, ओबीसी, दलित, पिछड़ा, मतलब उत्तर प्रदेश में राजनीति के सारे फ्लेवर नजर आ रहे हैं। धर्म भी कूदा है, धर्म राजनीति में कूदा है। शंकराचार्य योगी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए। नेता कूदे जा रहे हैं धर्म में कि अरे ये फर्जी शंकराचार्य हैं, इनको हटाओ। यूजीसी में अगर किसी दलित शोषित पीड़ित छात्रों को कोई अधिकार मिल गया तो उसमें पेट में दर्द हुआ जा रहा है। एक मीडिया का भी एक वर्ग विशेष, एक विश्लेषकों का भी वर्ग विशेष, वो भी अपना बाछे पड़ा है। भाई कोई बैठ के मुद्दों पे बात नहीं कर रहा। डॉक्टर एपी सिंह ने याचिका भी कर दी है सुप्रीम कोर्ट में, 20 याचिकाएं हुई हैं, अभी सारी बातें हुई हैं। तो ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? चंद्रिका जी। आपको नमस्कार जी। नमस्ते। आपके सभी पैनलिस्ट को नमस्कार, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार जी। बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है। उत्तर प्रदेश में निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में भी और सामाजिक क्षेत्र में भी बड़े उथल पुथल है। हालांकि यदि मैं इसको इस तरह से कहूं कि योगी जी महाराज का जो प्रशासन रहा है, लगभग 9 साल हो रहे हैं, पौने 9 साल जी, तो उन्होंने चाहे लोक कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे स्थापना का क्षेत्र हो, चाहे कानून व्यवस्था का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें उन्होंने बहुत उत्कृष्ट कोटि का कार्य न किया हो। विभिन्न जो राजनीतिक दल होते हैं वो प्रयास करते हैं कि हम इनको हटा के स्वयं सत्ता में आ जाएं, चुनाव भी समीप है, तो वो सब स्वाभाविक रूप से होता ही होता है। जहाँ तक शंकराचार्य जी के प्रकरण की बात है, मैं बस 2 एक बात कहना चाहूँगा। आपको याद होगा कि शंकराचार्य एक बार लाठियाँ बरसाई गई थी। हम सब जानते हैं किसकी सरकार थी।
और आज वो लोग उनको भगवान कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि उनके अंदर कम से कम धर्म के प्रति आस्था उत्पन्न हुई, वरना माफिया के उसमें जाकर के वो चले जाते थे, लेकिन किसी धार्मिक स्थान पर जाने में उनका धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाती थी। वहां फातिया पढ़ सकते थे लेकिन धार्मिक क्षेत्र में नहीं जाते थे। लेकिन शंकराचार्य जी का सम्मान कर रहे हैं, भले विरोध में ही कर रहे होंगे हमारे, लेकिन चलिए सद्बुद्धि, तो उनकी इस बात के लिए तारीफ करूंगा कि चलिए ये भाव बनाए रखें, स्थायी भाव रखें, इसको टेम्परेरी न रखें। जहां तक यूजीसी का सवाल है, यूजीसी में आपको मैं थोड़ा एक और स्पष्ट करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी और दीनदयाल जी उनके जो प्रथम महासचिव थे, तो अंत्योदय उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था उसको उन्होंने अंत्योदय का नाम दिया था। और अंत्योदय का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति सबसे अंत में है, समाज के कड़ी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। ये जो यूजीसी का नियम बनाया गया, रूल बनाया गया, नियम बनाया गया, वो इसीलिए बनाया गया कि जो समाज में कमजोर वर्ग है उसका उत्पीड़न किसी तरह से ना हो। इसमें मैं ये नहीं कहता कि ठीक ही है, लेकिन जो उसका उद्देश्य था वो यही था और पूरा प्रयास किया गया कि उनका उत्पीड़न कोई अन्य ना करे। अभी आपने देखा होगा धर्मेंद्र जी का बयान भी आ गया कि जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा कि इसमें एक बार उत्पीड़न होगा, नुकसान होगा, एक तरफा कानून है, तो उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी वर्ग का उत्पीड़न नहीं होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबको न्याय मिलेगा। तो मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री जी की बात पर सबको यकीन करना चाहिए और इसको इसी रूप में आगे देखना चाहिए। और जहां कहीं मान लीजिए किसी को लगता है कोई शंका है, सरकार हमेशा अपने दरवाजे खोल के रखती है, तमाम विषयों पर विचार करती है, उस पर भी विचार करेगी। ठीक है। और एक बात जो आपने भी योगी जी महाराज जी के लिए कही, तो ये तो बहुत स्वाभाविक है कि लोग लगे ही रहते हैं, तो वो बात है। बाकी मैं समझता हूँ कि कुशल अंतदोगत्वा विद पॉजिटिव नोट ही समाप्त होगी। ठीक बात है। अब एक सवाल आपसे बनता है लेकिन अगले राउंड में करूंगा मैं, क्योंकि बड़ा मौजूद सवाल है। विपक्ष जो काम करना चाहिए विपक्ष को तो करे ही करेगा, लेकिन अंदर ही आपकी पार्टी में एक बहुत तगड़ा विपक्ष मिल गया है महाराज जी को। उस विषय पर अगले राउंड में चर्चा करेंगे। डॉक्टर एपी सिंह सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हमारे साथ में आ गए हैं। डॉक्टर एपी सिंह, इस पूरे जो यूजीसी वाले मसले पर आप सुप्रीम कोर्ट गए, इसमें एतराज क्या है भाई? अगर दलितों शोषितों पीड़ितों को कोई हक मिल रहा है और अभी तक सबसे ज़्यादा तो पीड़ित यही लोग थे, और अगर जो फैसला करने वाले आप देखिए, अगर 45 कुलपति हैं तो 38 अग्रणी के हैं, 5 ओबीसी हैं, 1 एसटी है, तो फैसला तो यही, कोर्ट भी नहीं का, फैसला भी नहीं का, निर्णय नहीं का, तो दर्द क्यों हो रहा पेट में अगड़ों के? डॉक्टर एपी सिंह अनम्यूट करिए। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए, हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। डॉक्टर एपी सिंह को सुन नहीं पा रहे हैं हम। एपी सिंह ऑडिबल नहीं है। ओम सुधा की तरफ जाते हैं। प्रोफेसर ओम सुधा हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एपी सिंह का ऑडियो ठीक किया जाए। नहीं, आवाज मेरी आ गई, वो अनम्यूट था। अनम्यूट, हाँ बोलिए डॉक्टर साहब, बोलिए, जल्दी से बोलिए। देखिए इस देश में आपने कहा, लेकिन ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। जी बोलिए। आपको मैं बताऊं, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी रहे रामनाथ कोविंद जी, देश की वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति हैं आदिवासी, जबकि इन पदों की कोई जाति नहीं होती। ये देश के संवैधानिक पद पर होते हैं, ये देश के संवैधानिक पद हैं। इनकी कोई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा नहीं होता। ये गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक के सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम सबके लिए होते हैं। लेकिन ये बात आपने कही तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी रहे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी रहे, हर जगह रहे हैं, मैं ये नहीं कहता। लेकिन आज जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लिए हमें याचिका लगानी पड़ी, वो हमारे याचिकाकर्ता अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के डॉक्टर कुलवंश सिंह पूर्व सांसद रहे। चलिए मैं समझ सकता था कि वो राघवेंद्र सिंह राजू वरिष्ठ महासचिव हैं, जो कि महासभा के कार्य करते हैं, राजपूत समाज के लिए करते हैं, उन्हें दर्द रहा होगा। लेकिन आज जब दिनों से भारतीय किसान यूनियन
लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह ने याचिका डलवाने के लिए कहा और हमें सारे तथ्य सबूत और आंकड़े दिए, तब मुझे लगा कि ये बात ऐसी नहीं है, ये देश के किसानों को भी खोखला कर रही है। किसान को चिंता हो गई कि मेरा बेटा विदेशों में नहीं पढ़ पाएगा। माफ कीजिएगा, इस देश के बहुत से राजनेता हैं, उनके बहुत से पदों पर और धनाढ्य व्यक्ति व्यापारियों के तो बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन राजनेताओं के बच्चे विदेशों में पढ़ते। किसान का बेटा कहां पढ़ेगा? वो तो यहीं के कॉलेज में पढ़ेगा। उसके साथ कितना गलत होगा? वो कहां जाएगा? वो उसके पास पैसे नहीं। इसके साथ जब वो जाएगा विदेश पढ़ने तो ब्रेन ड्रेन होगा, वो वहीं जाके सेटल हो जाएगा और यहाँ के बूढ़े माँ बाप वृद्धाश्रम में धक्के खाएंगे। ब्रेन ड्रेन के साथ इकोनॉमिक ड्रेन होगा, हमारे परिवारों के पैसे विदेशों में लगेंगे। विदेशी कहेंगे बहुत अच्छी बात, ऐसी नीति लाते रहो, तुम सर्टिफिकेट लेके घूमो, हम योग्यता लेके देखते रहेंगे और आपकी जो भी क्रीम है हमारे यहाँ आती रहेगी, हम बढ़ते चले जाएंगे, चाहे कंप्यूटर की दुनिया में हो, चाहे मेडिकल की दुनिया में हो, चाहे एयर स्पेस में हो। तो ये है। दूसरी बात तो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने जो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन ऑफ इक्विटी 13 जनवरी को लाए, ये बिल संसद में आता, गजट में आया, ये बिल बनता, संसद में आता, लोकसभा राज्यसभा में चर्चा होती, सब पूरे देश के प्रतिनिधित्व करते, पक्ष करते, विरोध करते, वाद होता, विवाद होता, संवाद होता, कोई बात नहीं थी। लेकिन ये संविधान के अनुच्छेद जो डॉक्टर भीम अम्बेडकर बाबा साहब, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान निर्मात्री सभा थी, उसके सबके लोगों का बनाया हुआ अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। ये विनियम ऐसा नियम है जो कानून की तरह लागू होता है, पर संसद नहीं बल्कि अधिकृत संस्था बनाती है। ये नियम इसलिए भी सवर्ण विरोधी हो गया। अपराधी है, मैं मान सकता हूं, हमारा बेटा भी अपराधी हो सकता है। भारतीय किसान लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर स्वराज सिंह का भी बेटा अपराधी हो सकता है, लेकिन उसको जाति को, धर्म, उसको अपराध से क्यों जोड़ा गया? अपराधी किसी जाति का हो सकता है, किसी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भाषा का हो सकता है, किसी संप्रदाय का हो सकता है, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। जब SC ST एट्रोसिटीज एक्ट था, जब BNS थी, जब ये कानून थे, तो या तो आप वो बंद कर रहे हो, खत्म कर रहे हो, समानता ला रहे हो, समरूपता ला रहे हो, एक रूपता ला रहे हो, वी द पीपल ऑफ इंडिया ला रहे हो, भारत के संविधान को सिद्ध करने जा रहा हूं, फिर ऐसा ये सवर्ण विरोधी क्यों किया गया? केवल जाति को टारगेट। ये विनियम समानता नहीं है, सामान्य वर्ग के। कोर्ट ने क्या कहा? डॉक्टर AP सिंह, कोर्ट का रुख क्या है? डॉक्टर AP सिंह के विरुद्ध है। डॉक्टर AP सिंह, एक छोटा सा सवाल है, कोर्ट का क्या रुख है? कोर्ट सवाल लीजिए मेरा। का रुख, हमने पिटीशन फाइल की है, बहुत पिटीशनें फाइल हो रही हैं, लोगों का विरोध है और इसमें सबसे बड़ी बात है कानूनी रूप से नेचुरल जस्टिस। व्यक्ति अपने मामले में स्वयं न्यायाधीश नहीं हो सकता है, जज नहीं हो सकता, ये नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है और इसका दुरुपयोग अधिक होगा, एक्सटोर्शन होगा। अभी मैं बता रहा हूं, 4 लाख से अधिक छात्र, 4.25 करोड़ छात्र यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेज में हमारे देश में पढ़ते हैं, 4.25 करोड़। और अब पिछले साल जो कंप्लेंट हुई हैं वो 350, मतलब 300 कंप्लेंट हुई। 300 कंप्लेंट की वजह से 4.25 करोड़ लोगों के ऊपर ये कानून थोपा गया कि यह कानून। ठीक है, ये बड़ा सवाल है, बड़ा सवाल है। डॉक्टर AP सिंह ने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल उठाया है और मुझे एक ब्रेक पर जाना, मैं ब्रेक पर जा रहा हूं कि वो कह रहे हैं कि 4.25 करोड़ छात्र पढ़ते हैं, कंप्लेंट 318, लेकिन ये बढ़ी हैं, 118% बढ़ी हैं 2012 से अब तक देखा जाए। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। कमंडल बनाम मंडल या योगी आदित्यनाथ निशाना, आज इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक नवेश सिको साहब भी आ गए हैं। बहुत स्वागत नवेश सिको साहब। प्रोफेसर डॉक्टर ओम सुधा की तरफ जाएंगे, ब्रेक से पहले डॉक्टर AP सिंह सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने विचार रखे। प्रोफेसर ओम सुधा, उत्तर प्रदेश में और देश में
यूजीसी, शंकराचार्य, जाति, इन सबको लेकर एक घमासान मचा हुआ है। आपके मन में क्या चल रहा है? शंकराचार्य को लेकर तो मेरे मन में जो है बड़ा गजब विचार चल रहा है। 4 शंकराचार्य हैं, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती, श्रृंगेरी शारदा पीठ के जो है जगत गुरु तीर्थ महास्वामी, गोवर्धन मठ के हैं निश्चलानंद सरस्वती। बड़ा दिलचस्प है, ये चारों का चारों शंकराचार्य हैं ब्राह्मण, और हम हैं दलित, न 3 में न 13 में। तो ये जो ब्राह्मणों के बीच का जो आपस का लड़ाई है, हम दलित क्या करें? हमको तो शंकराचार्य लोग बनाने से रहा। हमको लग रहा है योगी जी को भी घेर दिया इसी में। तो हम शंकराचार्य से हम लोगों का लेना देना क्या है? न हम 3 में है न 13 में। ये ब्राह्मणों के आपस का मामला है। 3% ब्राह्मण है, उनका मामला है। ये जो देश का 90-95% आबादी SC ST OBC गरीब गुरबा, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। वैसे लेना देना तब होता है जब कोई शंकराचार्य है क्या, मेरा तो यही सवाल है। इसका कोई एंट्रेंस एग्जाम कब होता है? कोई बताए क्या क्वालिफिकेशन है शंकराचार्य ये ब्राह्मण होने के अलावा? कौन बनता है, कैसे बनता है? नोटिफिकेशन आता है, गजेटियर आता है, क्या है शंकराचार्य? हमको भी पता है शंकराचार्य। सब ब्राह्मण मिलके बनाओ हमको शंकराचार्य। हम दुर्गेंद्र जी PhD की डिग्री है मेरे पास, वो भी मैनेजमेंट से। बनाओ हमको शंकराचार्य। नवोदय विद्यालय से लेकर BHU तक हम पढ़े, बनाओ शंकराचार्य हमको। काहे न? तो जब शंकराचार्य 3% ब्राह्मणों का मामला है, हम इसमें क्यों पढ़े? इसलिए शंकराचार्य मामले पर जो है मेरी टिप्पणी का कोई मतलब है नहीं, ना वो राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा होना चाहिए। ये 3% लोगों का मामला है, लेकिन यह जो मामला UGC का मामला है, ये इस देश के 85 से 90% लोगों का मामला है। लेकिन उस पर अपनी बात रखने से पहले AP सिंह जी जो कह रहे थे ब्रेन ड्रेन का मामला, उसमें तो हमको ये लगता है कि जो लोग अभी UGC को लेकर इतना हाय तौबा मचाए हुए हैं, UGC एक्ट को लेकर, क्या ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं? दुनिया के टॉप 200 विश्वविद्यालय में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है, पता है हम लोगों को। और अभी जो है चीन के 2 विश्वविद्यालयों ने हार्वर्ड को पछाड़कर पहला और दूसरा स्थान ले लिया। ये चल रहा है दुनिया में। और हम लोग क्या बहस, हम लोगों के यहाँ क्या बहस है? ये बहस नहीं है कि जो है कैसे हम दुनिया के टॉप के 200 विश्वविद्यालय में भी आ जाएं। चीन तो पहला दूसरा पर काबिज हो गया। हमारे यहाँ बहस है कि गोबर को ही मूर से भी महंगा है, गाय का मूत्र पी लो तो ये हो जाएगा। ये हमारे यहाँ चल रहा है। ऐसे आप क्या कर पाएंगे? देश में तार्किकता, वैज्ञानिकता सब हाशिए पर चली गई है। मुझे लगता है कि जो विमर्श का विषय बदलना चाहिए। और जहां तक UGC रेगुलेशन की बात है, दुर्गेंद्र जी, मैं 10-15 सेकंड में ही बात रखूंगा। ये जो दवाई होती है ना, रोगी के लिए होती है, स्वस्थ आदमी के लिए दवाई नहीं होती। ये जो UGC है, आपने कहा 118% का मामला, और AP सिंह जी कह रहे थे 350 केसेस आए हैं। उम्मीद करता हूं कि 350 केसेस जो डिस्क्रिमिनेशन के आए हैं, उसमें AP सिंह जी का बेटा नहीं होगा। आप राधिका वेमुला को जाकर समझाइए, जिनकी याचिका पर यह जो UGC एक्ट आया है, अरे तुम्हारा बेटा एक मर गया, क्या हो? एक जान का क्या मतलब? मुझे लगता है हर एक जान की कीमत है। और अगर लगता है किसी को कि इस एक्ट में खामी है, आप बात करिए ना। सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, लीगल रास्ता अपनाइए। किस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता? क्या इस देश में डॉरी एक्ट का दुरुपयोग नहीं होता है? सब लोग बताइए तो होता है कि नहीं होता है? इसका क्या मतलब है? खामी होती है, दुरुपयोग भी होता है। इसका ये मतलब थोड़ा है कि आप उस कानून पर ही सवाल खड़ा कर देंगे कि डॉरी एक्ट होना ही नहीं चाहिए। प्रोफेसर ओमसुधा भाई, दूसरे पक्ष को भी कहने का अधिकार तो मिलना चाहिए ना। ये वो कह रहे हैं। वही बात कही ना कि जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पूरी बात अपनी कहिए, कौन रोक रहा है? पूरी बात कहिए ना। लेकिन इस बहाने आप ये नहीं कह सकते कि विश्वविद्यालय में उत्पीड़न नहीं होता है। जाके पांव में फटे विवाही सो क्या जाने पीर पर आई। मैं तो देखा हुआ हूँ, और विश्वविद्यालय में PhD तक मैंने कैसे किया है, मैं अपना दर्द जानता हूँ। अभी बताने बैठूंगा तो 2 लोग रोने लगे, इतना तकलीफ से हमने PhD किया है, हायर एजुकेशन लिया है। मेरे जैसे लड़ाकू आदमी को दिक्कत हो गई थी PhD करने में। हेड था पांडे, उसने कह दिया देखते हैं कैसे PhD करता है। आप समझिए, और ये हम सब झेल रहे हैं। और मेरे ही विश्वविद्यालय से जहां मैंने PhD किया, बच्चों के फोन आते हैं, सर PhD में कोई गाइड नहीं मिल रहा, ये दिक्कत है, वो जानबूझकर दिक्कत दिया जाता है। फेलोशिप लेने में मुझे इतनी दिक्कत होती है। तो विश्वविद्यालयों में अगर जाति के आधार पर भेदभाव है,
जातिगत उत्पीड़न है, ये एक सच है, तो आपको ठीक है। इलाज उसी तरह से मिलेगा। और बीमारी को आप छुपा लेंगे, इसका ये मतलब थोड़ा कि बीमारी ठीक खत्म है। हो गई। जाति व्यवस्था इस देश का सच है, जाति के आधार पर उत्पीड़न होता है, विश्वविद्यालयों में भेदभाव होता है, तभी रोहित वेमुला को सुसाइड करना पड़ता है, पायल तर्की को करना पड़ता है, मुथु कृष्णा को करना पड़ता है। ठीक है। किसी ब्राह्मण का कोई गाली देता है क्या? या ठीक है। जाति का प्रोफेसर मनोज दीक्षित, ओम सुधा जी, मैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित के पास जाना चाहूंगा। गंगा सिंह विश्वविद्यालय के कुलगुरु हैं प्रोफेसर मनोज दीक्षित। अभी डॉक्टर ओम सुधा ने सवाल उठाया कि भाई जिसके पैर में बेवाई नहीं जाएगी वो पीर पराई क्या जानेगा। ये तो बड़ी प्रसिद्ध कहावत है और सच भी है। वो कह रहे हैं कि कैंपस में एक व्यवस्था है, उसके तहत दलित, शोषित, पीड़ित सबका उत्पीड़न होता है। आप बहुत बड़े विश्वविद्यालय का नेतृत्व कर रहे हैं, तमाम विश्वविद्यालयों में आप कुलगुरु कुलपति रहे हैं, क्या सच्चाई है? हालांकि मुझे आज की डिबेट आपकी यूजीसी नेम पे लग रही थी, तो मैं इसमें प्रस्तुत था। फैक्ट तो यही है कि बहुत दिनों तक आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर, अगर आज़ादी के 77 साल बाद तक हम इन्हीं विषयों पर चर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है सरकारें 77 साल तक फेल हुई हैं। तब ये आज की चर्चा का विषय बन सकता है कि अभी भी वही हो रहा है और ये परपेचुएट हो रहा है। अगर ये आगे बढ़ रहा है तो इसका मतलब है सरकारें सफल नहीं हुई हैं, कानूनों ने काम नहीं किया है, तभी ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि हमारे देखते देखते तो थोड़ा रिजर्वेशन आया, फिर बड़ा रिजर्वेशन आया, फिर पूरा रिजर्वेशन आया। मैंने तो इसमें एडमिशन्स बहुत सारे लिए हैं, तो रिजर्वेशंस तो बढ़ते गए। लेकिन ये अगर प्रॉब्लम भी बढ़ी है, अगर उसको इस तरह से प्रेजेंट करा जाएगा, इसका मतलब है रिजर्वेशन की पॉलिसी से काम नहीं बन रहा आपका। इसका मतलब कुछ और समस्या है और कहीं और निदान ढूंढना पड़ेगा। नहीं, अभी भी मान्यता ये है, बहुत स्पष्ट मान्यता है कि कानून एक सीमित प्रभाव रख पाएंगे जब तक सामाजिक परिवर्तन की सामाजिक सोच से साथ कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आप कानून से इसकी बहुत ज्यादा रक्षा नहीं कर सकते। कानून अपनी सीमितताओं के साथ जाएगा, कानून के अपने उपबंध होंगे, कानून की अपनी समस्याएं होंगी। एपी सिंह साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, डेफिनेटली बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, और डेटा ये सजेस्ट बिल्कुल भी नहीं करता है कि हायर एजुकेशन सिस्टम्स में कोई बहुत बड़ी एपिडेमिक ये रही होगी जिसका इलाज किसी ने इस तरह से खोजा है। उसमें खास तौर से समस्या तब आई है, समस्या SC ST की नहीं थी, कभी नहीं थी, महिलाओं की कभी नहीं थी, इनके अपने 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 इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए थे। समस्या आई है OBC को जोड़ने के बाद, क्योंकि OBC समाज में हर समाज के लोग हैं। OBC कोई अपने आप में कास्ट नहीं है, OBC तो अपने आप में एक क्लास है, इट्स ए ग्रुप ऑफ कास्ट्स। ब्राह्मणों के कम से कम दर्जनों कास्ट ऐसी हैं जो OBC में आती हैं, क्षत्रियों की कास्ट OBC में आती हैं, OBC से के जिनको अलग अलग उपबंध हैं, कुछ जगहों पे आती हैं, कुछ जगहों पे नहीं आती हैं। जाट का ही आपने एग्जाम्पल दिया था। तो ऐसी OBC जोड़ने से ये मामला उलझा है, ये SC ST का मामला कभी नहीं है। SC ST ने जो वर्षों से, सदियों से झेला होगा, जो झेला है, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए क्या सरकारें राजनीति खेल रही हैं? बन रही थी। लेकिन प्रोफेसर दीक्षित, सरकारें क्या राजनीति खेल रही हैं ऐसा OBC को जोड़ के? राजनीति खेलेगा और क्या करेगा? राजनीतिज्ञ और क्या करेगा? जातियों में विभाजन, समस्याओं का बढ़ना राजनीति को सूट करता है, आज से नहीं हमेशा से करता है, और वो उसके गणित में मास्टर होते हैं। मैं अभी भी बार बात करता हूं कि चुनाव जीतना आपके किसी भी पॉलिसी का वोट और नहीं है। चुनाव जीतना एक अलग प्रबंधन है। हम ये कहते हैं कि चुनाव जीतने से आप ये कहते हैं कि सब जस्टिफाई हो गया, ऐसा नहीं होता। ऐसा अगर होता तो कांग्रेस हमेशा जस्टिफाई रही होती, 40 साल तक चुनाव जीतती रही। आज वही बात उनको हारने के लिए हुई, आज वही बात फिर आ रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव जीतना का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सब कुछ ठीक किया है। चुनाव इज फर्स्ट पास द पोस्ट वाला मामला है कि जिसके ज्यादा वोट हो गए वो जीत गया, और वो प्रबंधन है, ठीक बात, गणित है, अंक गणित है, शुद्ध अंक गणित है, उसका इन चीजों से लेना देना नहीं है। हाँ, विखंडन राजनीति को सूट करता है, डिवाइड एंड रूल आज की नहीं, अंग्रेजों के जमाने की पॉलिसी है, और आज भी सक्सेसफुल है। जितना विभाजन हो सकेगा उतना ही प्रबंधन अच्छा होता है और उतना ही आसानी से चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। इससे अधिक मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। पॉलिसीज के लिए उत्तर प्रदेश में आते हैं, आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं आप। ये बताइए, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में कि पता चला एक अधिकारी ने कहा भाई ब्राह्मण खतरे में है, शंकराचार्य खतरे में, दूसरा कूद गया साहब हम तो सरकार के प्रति निष्ठा। क्या चल रहा है भाई, ये हो क्या रहा है? सरकारें चल रही हैं, सिस्टम चल रहा है, या योगी महाराज को घेरने के पूरे चक्रव्यूह रचा जा रहा है? क्या मसला है? ये भी राजनीति है।
ये भी राजनीति अच्छा, है, ये भी political राजनीति ड्रामा है। इसका अगर ये उनको हृदय से लगा होता तो वो मीडिया में नहीं आते, अच्छा, रिजाइन करते, महाराज की शरण में चले गए होते। लेकिन वो उन्होंने कैमरे तो के साथ परसेप्शन कैसे बनेगा दीक्षित जी, अवधारणा कैसे बनेगी? कि ये राजनीतिक मुद्दा है, ये इसके अंदर कोई सामाजिक सच्चाई नहीं है। मैं आज आपको सामने कह सकता हूँ, मैं कालीचरण जी मेरे मित्र यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने अपनी 33 वर्षों की सेवा में जितने दलित बच्चों को पीएचडी कराई है, उतनी पीएचडी किसी भी टीचर ने लखनऊ यूनिवर्सिटी के इतिहास में आज तक नहीं कराई है। मैंने इसलिए कराई है कि मुझे वो बच्चे समझ में आते थे को आगे बढ़ने की रास्ता चाहिए होगा, और उनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मैंने की है पीएचडी, 8 पीएचडी मैंने अपने अंडर में कराई हैं 7 सालों के अंदर। इसलिए कराई थी कि मैं ये चाहता था कि उनका सामाजिक उत्थान हो, और मुझे खुशी है कि आज मेरा सक्सेसर, मेरा उत्तराधिकारी, मेरा विभागाध्यक्ष मेरा स्टूडेंट है। क्या बात, प्रोफेसर तक पहुंचाने वाला मैं ही था। इसलिए क्योंकि आप अगर मदद करना चाहते हैं तो पूरी मदद करनी पड़ेगी, वो आंकड़ों में खेलने की मदद नहीं हो सकती है। आंकड़ों से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपका हृदय उस चीज के लिए गवाही नहीं दे रहा हो। ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण बात कही। कांग्रेस के नेता भी आजकल खूब कूद रहे हैं, देव प्रेस कॉन्फ्रेंस। धर्मवीर भास्कर, क्या आपकी पार्टी का क्या लाइन लेंथ है? कहीं भी कूदे जा रहे हैं, कुछ भी बताए दे रहे हैं, क्या चल रहा है भाई? अरे कोई लाइन कोई है, कोई नीति रीति है? हर विषय पे कूदे जा रहे हैं। अरे भाई, ये इसमें कौन सा दिक्कत है? अगर किसी को हक मिला जा रहा है, इस पे आपकी पार्टी का क्या रुख है? ये सही हुआ, गलत हुआ? यूजीसी में तो आपकी पार्टी के सांसद हैं, दिग्विजय सिंह अध्यक्ष हैं उसके कमेटी के। नहीं, पार्टी का आप मुझे सुन पा रहे हो? नमस्कार जी जी जी। पार्टी का ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि आप प्रदर्शित कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। देखो, हक और अधिकार की लड़ाई है, अच्छी बात है, ओबीसी को अधिकार दिए जा रहे हैं, लेकिन उसका खंडन कौन कर रहा है? सामान्य वर्ग के लोग, उनको पीड़ा है कि वो पीड़न करेंगे ओबीसी पर, एससी एसटी पर तो होते आए हैं। मैं कुछ एससी समाज से हूँ, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मैंने भी प्राथमिक शिक्षा स्कूल से की है, मैं भी कॉलेज गया हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं इन चीजों को फेस किया है। अब जब एससी एसटी के साथ अधिकार दिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं सामान्य वर्ग खंडन क्यों करता है? आप देखेंगे ना, खंडन क्यों किया जा रहा है? कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि हर इन एससी एसटी और ओबीसी पर कहीं ना कहीं अत्याचार होते रहे, और इनकी मानसिकता यही है कि कहीं ना कहीं ये लोग अत्याचार करना चाहते हैं। अगर अत्याचार ना करना चाहते हो तो इस चीज का खंडन ही ना हो। ये सारे अगड़ों को अत्याचारी कैसे मान लेंगे भाई धर्मवीर? सारे अगड़ों को नहीं, कैसे अत्याचारी मान लेंगे? पांचों उंगली एक बराबर नहीं है। मैंने ये नहीं कहा ये केवल ऐसा सरकारों ने, पॉलिटिकल पार्टियों ने ऐसा उलझा दिया कि लड़ते रहिए, खूब डिबेट करते रहिए और उन मूल मुद्दों से भटक जाइए। राजनीति का स्तर आप देख सकते हैं ना, बस से बदतर हो चुका है। 2014 से देखते आइए अब तक क्या हो रहा है। यूपी का आप हाल देख लीजिए, यूपी की हालत इतनी बस से बदतर है, कहीं ना कहीं शोषित वंचित पीड़ित पर अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 2019 से और अब तक लगाएंगे तो 118.4% अत्याचार। प्रोफेसर मनोज दीक्षित ने कहा कि आज हमको अगर इस विषय पर डिबेट करनी पड़ रही है, एक आदमी कह रहा शंकराचार्य के अधिकार बचाओ, सिटी मजिस्ट्रेट इस्तीफा दे रहा है, दूसरा कह रहा है भाई हम तो योगी जी के साथ खड़े हैं, और इधर यूजीसी का लफड़ा है। तो 70 सालों में इसका मतलब काम नहीं हुआ? 40-50 साल आपकी भी सरकारें नहीं, और ये भी जो मौजूदा लोग हैं इन्होंने भी काम नहीं किया। नहीं, आप तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन शंकराचार्य के अधिकार कौन बचाएगा? संविधान बचाएगा सबके अधिकार। शंकराचार्य कोई विशेष अधिकार से नहीं है, भारत का संविधान से ही सब कुछ चल रहा है, सबको मौलिक अधिकार संविधान से ही मिले हैं। तो शंकराचार्य जी को अगर लगता है वो प्रताड़ित है, वो पीड़ित है, तो कोर्ट का न्यायालय का दरवाजा खटखटाए वो। ठीक है। हाँ, दो हमारे साथ छात्र जुड़े हुए हैं, मैं आऊंगा कालीचरण जी माफी के साथ में। मैं चाहता हूं कि अभी आपके पास आ रहा हूं। अतुल शुक्ला हमारे साथ जुड़े। अतुल शुक्ला, अब तक की डिबेट आपने सुन ली, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मेरा आपको नमस्कार, और सारे गुड़ीजनों को मेरा नमस्कार जी। अभी तक बहुत विमर्श हो रहा था, सारी चीजों पे विमर्श हो रहा था। मैं तो यूजीसी के इस नियम के साथ खड़ा हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ होता है, और मैंने देखा भी है विश्वविद्यालयों में होते हुए। हाँ, यहाँ गुड़ीजन है, लगता होगा कि उनके लिए कि नहीं होता होगा। 1, 2, 4 उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए जा सकते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन ऐसा है। सुकुल जी महाराज कल घेर लेंगे लोग आपको। सुकुल जी महाराज कल घेर लेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है घेरने। वो कहेंगे सनातन विरोधी हो, सवर्ण विरोधी हो, भाजपा विरोधी हो। अगर सनातन की बात की जाएगी तो महाराज जी, प्रयागराज वाले महाराज जी का भी तो सनातन विरोधी कहा ही गया, चल ही तो रहा है। क्या वो सनातन? बोलिए, इसी पर रखिए। रोका गया कि नहीं रोका गया? अब बोलिए। स्नान करने से रोका गया कि नहीं रोका गया? उनको रोका गया ना। मैं बात कर रहा था, बस उसमें लिखा भी है कि आर्थिक तौर से जो पिछड़े लोग हैं,
तो आर्थिक रूप में ईडब्ल्यूएस के लोग भी तो आते हैं। हाँ आते हैं, नहीं आते? आते हैं तो उनकी भी तो रक्षा की बात हो रही है। आज समर समाज कह रहा, मैं कह रहा ब्राह्मण का जो गरीब परिवार का लड़का होगा, क्या उसको सताया नहीं जा रहा होगा? क्या ठाकुर परिवार का लड़का होगा, वो सताया नहीं जा रहा होगा आर्थिक रूप से कमजोर होगा? तो ये भी तो आपको बात समझनी पड़ेगी। आप सिर्फ इस पे बात करें कि सवर्ण हो सवर्ण, कोई दिक्कत नहीं। हम तो आज तक सार्वजनिक जीवन में है हम लोग, आज तक तो मेरे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई कि मेरे किसी भाई ने मेरे साथ आरोप लगाया हो, कहा हो कि तुम ऐसे हो या तुमने मेरे साथ ऐसे किया। मैंने आज तक कभी नहीं। हम लोग तो आपस में भाईचारा बंधुत्व से रहते हैं, विश्वविद्यालय में रहे बंधुत्व से रहे। आज तक भी हम लोग कोई एक भी चार्ज नहीं कर सकता कि फ्रेम नहीं कर सकता कि हमने कहीं भी गलत किया। ठीक तो बात है, ठीक बात। आशुतोष त्रिपाठी क्या कहना चाहेंगे? आशुतोष त्रिपाठी बोलिए। सभी बैठे हुए आदरणीय मेरा नमस्कार। बड़े भैया मार्गदर्शक है विश्वविद्यालय के, जैसा उन्होंने कहा कि हमने देखा नहीं है ऐसी चीजें होते हुए। ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का जो ये रेगुलेशन आया है, इस रेगुलेशन में एक मैं मानता हूँ ईडब्ल्यूएस का लिखा हुआ है, लेकिन आप समझिए कि विश्वविद्यालय में हम लोग साथ में रहते हैं, हमारे छात्र भाई हम लोग साथ में टहलते हैं। अब हम लोग जैसे एडमिशन लेते हैं, हम लोग ये तो नहीं पूछते कि आप एससी हैं कि एसटी हैं कि आप ओबीसी हैं। वहां पे अब इसको पक्षपाती क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये पक्षपाती फरमान है, ये काला कानून है। क्योंकि जब जो कमेटी आपकी इक्विटी कमेटी बनेगी, उस इक्विटी कमेटी में आपके एससी एसटी ओबीसी के ही लोग रहेंगे, सब यही लोग रहेंगे। और जब भी कुछ बात होगी, अभी परसों की बात बता रहा हूँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में वो लड़की जो है वो जनरल कैटेगरी की थी, और लड़का जो है लड़का जो एक मिनट भाई लड़का जो था लड़का जो है वो एससी एसटी बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। लड़की को उसने मतलब उससे प्रेम हुआ तो उसने उसको वो गया कंप्लेन कर दिया एससी एसटी तहत, उसको जो है क्या कहते हैं वो हो गया, उसको पुलिस ने ले लिया हिरासत। अब आप बताइए एससी एसटी एक्ट के अंदर जो है ये पैसों ये क्या कहते हैं जुर्माना भी था। जुर्माना अब एक जुर्माना से जो मतलब 90-95% फेक केस होते थे उसमें एससी एसटी एक्ट में। अब आप ऐसा रॉलेट एक्ट की तरह क्या ला दिए हैं, इसमें आपने जुर्माना भी हटा दिया है, तब कितना दुष्प्रभाव होगा जनरल कैटेगरी ऊपर, कितना दुष्प्रभाव होगा? भैया इसको नहीं बोल रहे हैं, भैया पार्टी के थ्रू की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं भैया छात्र की भैया पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कालीचरण जी मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूँ जी। आखिर ये हम लोग सवर्ण कह रहे हैं, तो आखिर जो ब्राह्मण परिवार का गरीब परिवार का बच्चा है, उसको जो उच्च लोग हैं क्या उसका नहीं करेंगे? हम लोग को भी चाहिए कि यूजीसी जो गरीब ब्राह्मण है, ठीक है, उनको अधिकार दे। ठीक है, अरे तो भैया गरीब ब्राह्मण है तो जनरल ठीक है अब बहुत कम समय है, दो विद्वजन हमें करें। प्रोफेसर कालीचरण, अब तक की जो डिबेट सुनी, अभी ये जो आशंकाएं जता रहे हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे आप प्रोफेसर कालीचरण? किसी भी ठीक है भाई, ठीक है प्रोफेसर कालीचरण जी बोलिए। अभी मैं अपने साथी प्रोफेसर को सुन रहा था जो पहले बोल रहे थे, उन्होंने ठीक किया कि भाई शंकराचार्य के मसले पे तो हम लोगों को लेना देना नहीं है। ये वही शंकराचार्य हैं जो कह रहे थे कि मुसलमानों से अधिक खतरनाक अम्बेडकर हैं सनातन के लिए। ये वही शंकराचार्य हैं। पुरानी फाइलें निकाल के ले आते हो यार कालीचरण जी। प्रोफेसर कालीचरण बड़ी पुरानी फाइलें निकालते हो आप। आखिरकार नहीं, मीडिया ने भी पुरानी फाइल अखिलेश जी की निकाल दी है, सपा की पुरानी फाइल ही तो निकाली है। पुरानी फाइलें भाजपा कब से निकाल रही है भाई? बोलिए औरंगजेब से लेकर मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, नहीं मुझे कोई इतराज नहीं, आप खूब निकालिए, हमें कोई इतराज नहीं। मैं 45 यूनिवर्सिटी का आपने खुद आंकड़ा दिया है, केवल 5 जो है वहां पर मतलब अन्य है, मतलब एससी और एसटी हैं, बकाया सब वही उनके अध्यक्ष नहीं को रहना है। तो अब सबसे बड़ी बात देखिए, एक तो रिजर्वेशन वहां हुआ नहीं पूरा, एक तो प्रोफेसर पढ़ाने को नहीं है, वहां पर जाकर के लेक्चरर नियुक्ति नहीं हो रही है। अब वहां सब पूरे आखिरकार 38 आपने ही आंकड़ा दिया है, 38 जो अध्यक्ष रहेंगे वो तो सब सवर्ण ही रहेंगे। तो अभी तक तो ये नहीं है। अभी तक देखिए चौहान साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मणों को ही दर्द क्यों हो रहा है? ये कूद करके नहीं आ रहे, बैस कूद करके नहीं आ रहे, कायस्थ कूद करके नहीं आ रहे, जैन नहीं आ रहे, सिख नहीं आ रहे। अच्छा, ये बवाल पूरे भारत में होना चाहिए था, ये केरल में नहीं हो रहा, दक्षिण में कहीं नहीं हो रहा है। वो अपने काम में लगे हुए हैं। यूपी में जाकर के इस्तीफा और फलाना, एक व्यक्ति कह रहे हैं वो सिंह साहब कि हम सरकार का नमक खाते हैं। अरे सरकार पार्टी का नमक नहीं खाते हो। सरकार कल सरकार पिछले सरकार थी तो क्या उसके में कुछ नहीं हुआ? ये 5
नौकरी नहीं होती है जो उन्होंने इस्तीफा दिया है। ये गलत बयानी है। कोई रो रहा है, कोई नाटक कर रहा है। ये ठाकुर ब्राह्मण की लड़ाई में घसीटा जा रहा है उत्तर प्रदेश को, और मुख्यमंत्री के बहाने ये सब चल रहा है। हम देख रहे हैं, आपने ठीक इशारा किया है, ये सब हो रहा है। तो यद्यपि देखिए, ये सबसे बड़ी बात यह है कि कभी लागू हुआ नहीं और पहले से ही लट्ठम लट्ठा हो रहा है। लागू हुआ नहीं और पहले से ही मान लिया कि है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी ये है कि गरीब ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन क्या गरीब होने के कारण किसी ब्राह्मण के दूल्हे को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया? क्या चोटी नहीं रखने दी गई? क्या और कुछ कर्मकांड नहीं करने दिया गया? ये फिजूल की बातें हैं। देखिए, ये सब होके रहना है इस देश में। अच्छा, ओबीसी से क्यों दिक्कत हुई है? क्योंकि ओबीसी इन तथाकथित जो अपने आप को कह रहे हैं कि हमारे पता, ये उनका मुकाबला कर सकते हैं। तो अबे इनको ये था कि एससी वाले तो मुकाबला कर नहीं सकते हैं। इनको चाहे कुछ दबाए रहो, कितना भी जुल्म करो, इनको पेशाब पिलाओ, इनके सिर पे मूतो, कुछ भी करो, लेकिन ओबीसी का तो जवाब देगा। ओबीसी का जवाब देगा। और यही कारण है कि परेशानी हो रही है। ठीक है। विवेकानंद जी ने, प्रोफेसर साहब छोड़ और जिस तरह से सताया गया है, तब देखना क्या होता है। तो कानून आया नहीं और परेशानी पहले। धन्यवाद नवीन साहब। माफी के साथ मैं आपके पास आ रहा हूं, बहुत कम ही समय हमारे पास बचा है। उत्तर प्रदेश की जो दूसरा पहलू है, उस पर हम जरा आपका गौर चाहते हैं कि ये जो इस्तीफा और ये ब्राह्मण खतरे में, आचार्य खतरे में, ब्राह्मणों का उत्पीड़न, ये क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? नवेद साहब अनम्यूट करिए। नवेद सुन नहीं पा रहे, आपको अनम्यूट करिए, बोलिए। म्यूट है नावेद भाई, अभी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। जी जी, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ, बोलिए बिल्कुल निर्बाध रूप से बोलिए। बस ये सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी खूबियों की वजह से जानी जाती थी कि उन्होंने जातियों को जोड़ने का काम किया, दावा भी किया, और ये बात सही भी है कि उनका वोट बैंक ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगड़े, पिछड़े, दलित सबको अपने विश्वास के साथ जोड़ने की कोशिश की। अगर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, जैसे हम लोग साइंस पढ़ते स्कूल इंटर में, मेंढक काटते थे, केचवा काटते थे, जो एमबीबीएस करते थे वो मुर्दा काट जी की जरूरत पड़ती थी, ऐसे वो मुस्लिम मामलों में तो करते रहे, संशोधन हो रहे हैं, कानून बन रहे हैं, लेकिन जातियों को तोड़ने का काम कभी नहीं किया। 11 साल की मोदी सरकार ने और 9 साल की योगी सरकार ने, इन्होंने जातियों को जोड़ा। अब ये लग रहा है अपने हाथों से ये गला अपना गला घूटे ले रहे हैं, अपनी आत्महत्या के ले रहे हैं। अच्छा। ये बवंडर एक सप्ताह से, चाहे शंकराचार्य का उत्तर प्रदेश में हो, चाहे यूजीसी का पूरे देश में हो, हमें तो 91-92 याद आ गया, जब मंडल कमंडल में पूरे देश में क्रांति पैदा हो गई थी, अपर कास्ट के लोग जेलों में जा रहे थे, आंधा हो रही थी। इस तरीके से इतना विरोध, इतनी तेजी से यह मुद्दा बन गया है, और मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ से अपनी खबर क्यों खो दी, ये सस्पेंस बना हुआ है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जो हिंदुत्व के पिच में कामयाब होती है, योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, वो इतना बड़ा तमाशा यहाँ एक शंकराचार्य को संभाला जा सकता था, उनके साथ में एक कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता था। जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, यही दर्द तो नहीं है नवेद भाई? योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है, कहीं यही दर्द तो नहीं लोगों को? उन्हीं की पार्टी के लोगों को पेट में दर्द हो रहा हो? ये मान रहे थे कि उत्तर प्रदेश में उनका खेल बिगाड़ने के लिए अधिकारियों को सेट करके यहाँ पर सब गड़बड़ सड़बड़ की गई है। लेकिन जब यूजीसी आया तो लगने लगा कि वो लोग जिन पे ये शक हो रहा था वो अपना खुद भी तो गला काट रहे हैं। आप बताओ, यूजीसी जिस चीजों को दशकों नहीं जोड़ा जा सका था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अगड़े, पिछड़े सबको भारतीय जनता पार्टी ने अपने विश्वास के साथ लिया, वो सब की थी, वो उनका दावा था, वो झूठ था या सच था, वोट भी दिया। लेकिन ये ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जिसको लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बुनियाद हिलती नजर आ रही है। ऐसा वो कहते हैं कि मैं हिंदुत्व का गुलदस्ता है, हमने सारी जातियों को जोड़ा, लेकिन अपर कास्ट गुलदस्ते का पॉट होता है, बर्तन होता है, अगर वो टूट जाएगा तो इनके पास ना दलित आएगा ना पिछड़ा आएगा। और ये बुनियाद हिला दी उन्होंने, ऐसा सेंसिटिव मामला ले लिया, और खासतौर से यूथ से जुड़ा हुआ, शिक्षा से जुड़ा हुआ, उच्च शिक्षा से जुड़ा हुआ, जहां नौजवान आक्रोशित है, उतरे आ रहा है, जो हरकत कभी नहीं की,
और वो खुद कहते थे सबका साथ सबका विकास, वो खुद कहते थे बटोगे तो कटोगे। अब वो कह रहे हैं कि लड़ो कटो बर्बाद हो जाओ। ये कह के अपनी पार्टी को बर्बाद क्यों दे रहे हैं, जनाधार बर्बाद क्यों दे रहे हैं? अजीब व गरीब माहौल है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। किसी ने अभी मजाक में ये बात की, मेरे घर में कोई गेस्ट आए थे शर्मा जी, उन्होंने कहा कि मोदी जी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमने तो अपना पारी खेल लिया, पार्टी को मिटा के हम चले जाए, हमें तो अभी झोला लेना है, अब हमारा कार्यकाल हो गया, बॉर्डर लाइन हमने क्रॉस कर दी, अब पार्टी को सत्यानाश कर देंगे। वो मंडल कमंडल के दौर में आ गए, जिसने जातियों को जोड़ा था, जिसने दलितों को, जिसने दलित और यादव को साथ में लाके खड़ा कर दिया था, जिसने अगड़े और पिछड़ों का वोट बैंक एक साथ ले लिया था, जिसने ब्राह्मण क्षत्रिय कायस्थ दलित पिछड़े सब लोगों पर विश्वास जीत लिया था, एक झटके में उसने अपने को खत्म कर लिया। ठीक है, क्या ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं है? ये वाकई ये मजाक तो नहीं कि कोई साहब सोच रहे हैं हमें झोला उठा के जाने का समय आ गया, अब पार्टी को बर्बाद कर दो, हलचल नवेद साहब आज तो बहुत ही खरी खरी आप बोल रहे हैं, आज बहुत खरी खरी, मतलब आज फार्म में नजर आ रहे हैं आप पूरी तरीके से। चंद्रिका जी एक 10 सेकंड बस जवाब दे दीजिए, हमारे पास समय तो ओवर हो गया। चंद्रिका जी 10 सेकंड बोलिए। मैंने पहले भी कहा कि ये विवाद हो गए हैं, काफी तेजी से पकड़ भी रहे हैं, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव नोट के साथ ही समाप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रिका जी ज्यादा बोलने के मूड में है नहीं, क्योंकि बड़ा सेंसिटिव मसला है और नवेद सिंह को कहने की लग रहा कि अब पार्टी को मिटाने पे कुछ लोग तुले हुए हैं। हालांकि पार्टी में बड़े बड़े थिंकर हैं, वो सोच रहे होंगे सरकारों में बड़े थिंकर हैं, लेकिन आज ये सवाल छोड़ जाते हैं। आप भी सोचिएगा कि क्या योगी आदित्यनाथ को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति से आउट करने का चक्कर भी उलझा गया है क्या? सोचिएगा। नमस्कार।